Hello everyone, welcome to my channel. Today we'll be doing the remaining topics of the business environment chapter of class 12th ISC. इसका पार्ट 1 इस चैप्टर का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. इन केस आपने वो नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी. यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो फ्रॉम देयर. टुडे वील बी डिस्कसिंग द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. तो उस पार्ट 1 में हमने डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन देख लिया था कि माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है. ओके, अब हम बात करते हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर कि उसके कैटेगरीज़ क्या हैं, उनकी फैक्टर्स क्या हैं या उनके कंपोनेंट्स क्या हैं जो इनके अंदर आते हैं और जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं. ओके, सो माइक्रो एनवायरनमेंट इज़ अगेन categorized into two parts, that is internal factors and external factors. इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि हम नाम से ही देख रहे हैं कि वो इंटरनली बिजनेस फर्म में एग्जिस्ट करते हैं. वो सारे फैक्टर्स जो बिज़नेस के अंदर आते हैं, बिज़नेस फर्म, बिज़नेस कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे आपके इंटरनल फैक्टर्स कंसिडर होते हैं. किसी भी बिज़नेस के जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल किए जा सकते हैं, उन पर एक कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा सकता है क्योंकि वो आप उस एंटरप्राइज के अंडर ही आते हैं और वो उन्हें चेंजेस कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे उसका स्ट्रक्चर हो, चाहे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, उनकी पॉलिसीज़ हों, दे कैन बी ऑल्टर्ड एंड मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनका इन्फ्लुएंस बिजनेस फर्म पे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे होता है. सो द फर्स्ट पॉइंट हेयर इज़ कॉरपोरेट कल्चर. कॉरपोरेट कल्चर मतलब जो कॉरपोरेट बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं ना, उनके जो भी उनका कल्चर चल रहा है. कल्चर मीन्स जो भी उनकी सोच है, जो उनका एटीट्यूड है, जो उनका काम करने का तरीका है, जो उनका मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, जो आपके एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. ठीक है, तो इसलिए कॉर्पोरेट कल्चर एक बहुत बड़ा फैक्टर है और वो इंटरनल फैक्टर ही होता है क्योंकि ये तो कंपनी के अंदर की मामला है ना कि क्या वो उनका थॉट प्रोसेस है, क्या उनका काम करने का तरीका है, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया उनका कैसा है, क्या वो ओपिनियंस रखते हैं जो भी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और कैसे वो उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं. ठीक है, तो वो आ जाता है कॉर्पोरेट कल्चर में, दैट व्हाट बिग कंपनीज डू अकॉर्डिंग टू द requirements of the business. Then next factor here is mission and objectives. तो mission and objectives क्या है? देखो, कोई भी बिजनेस है तो उसका मेन कुछ एक पक्का सा जो होगा वो ऑब्जेक्टिव तो होगा ना कुछ, कि ये काम करना है, ये मेरा एम है, ये हमारा गोल है, ये यहाँ तक हमें पहुँचना है. तो उसका कुछ हम सोच कर चलते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, मिशन बना के चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रैटेजीज़ को प्लान आउट करते हैं. और अपना जो एक होता है कि पहला प्रेफरेंस किसको देना है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम अपना बिजनेस रन करते हैं. रिसर्च करनी है, किस तरफ करनी है, कौन से एरिया में करनी है, बिजनेस के अकॉर्डिंग जो हमारा गोल है हम उसे अचीव कर पाएंगे कि नहीं. That is also an internal factor of the business. Then third is top management structure. अब देखो, नाम से दिख रहा है कि टॉप मैनेजमेंट, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट में लोग आते हैं, जैसे कि आपने बड़ी बड़ी कंपनीज़ में सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है और वो डिसाइड करते हैं या उससे एक कंपनी में थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, एक अच्छा आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बन जाता है और आप अपने गोल्स को ईजिली अचीव कर पाते हो, है ना, क्योंकि लोगों का एक ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जाता है कि यहाँ का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो उनका कॉम्पोजिशन है, जो लोग हैं उसमें वो बहुत अच्छे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, प्रोफेशनल तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस बिज़नेस में काम होता है. ठीक है, देन आता है आपका पावर स्ट्रक्चर. पावर स्ट्रक्चर में
बस इतना है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और जो सीईओ आपने सुना होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी भी कंपनी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डायरेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो किस हद तक इन लोगों को, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं कंपनी के, उनको एम्प्लॉयज़ का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो उनकी कंपनी के वर्कर्स हैं, वो उन्हें सपोर्ट करते हैं कि नहीं, वो उनकी बात मानते हैं कि नहीं, ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग चल सके बिजनेस फर्म की। अदरवाइज़ थोड़ा सा मैनेजमेंट हिल जाता है, गड़बड़ हो जाता है, और फिर डिसीजन मेकिंग और जो फंक्शनिंग है कंपनी की वो अच्छी करनी होती है। इसलिए रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए डायरेक्टर्स का विद देयर एम्प्लॉयज़ एंड द वर्कर्स ऑफ द कंपनी। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंपनी इमेज। देखो, कंपनी इमेज हमने पहले भी इस पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था कि जो कंपनी इमेज होती है, जो रेप्यूटेशन होती है, वो बहुत अच्छा एक सोर्स होता है बिज़नेस के लिए, कस्टमर्स गेन करने के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कंपनी इमेज को मेंटेन करना, सो दैट द कस्टमर्स ट्रस्ट कैन बी बिल्ड। ओके, अगर आपकी कंपनी अच्छी होगी, उसकी इमेज मार्केट में अच्छी होगी, तो कस्टमर आपको ट्रस्ट कर पाएंगे और आपको आपकी सेल्स इंक्रीज़ होगी, आपका बिज़नेस ग्रो करेगा और आपकी मार्केट इमेज भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और उसकी मदद से आप फाइनेंसेस में आपको इजी हो जाएगा, आपको फंड रेस करने में इजी हो जाएगा, डीलर्स और सप्लायर्स चूज़ करने में इजी हो जाएगा। तो ब्रांड इमेज भी कंपनी का एक इंटरनल फैक्टर होता है। वो उसका खुद की ब्रांड इमेज होती है, कंपनी इमेज होती है, मतलब उसकी रेपुटेशन क्या है। सो दैट इज़ एन इंटरनल फैक्टर। देन आपका लास्ट पॉइंट जो इंटरनल फैक्टर्स में आता है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो मैन पावर है, मतलब कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी फर्म में काम कर रहे हैं, उनसे आपका रिलेशन कैसा है। अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो कंपनी की सक्सेस अच्छी हो जाती है, अचीव करना ईजी हो जाता है। अगर एम्प्लॉयज़ ही सपोर्टिव नहीं है, वो उस तरह से काम नहीं कर रहे जैसे आप चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पा रहा है, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज भी इंटरनल फैक्टर्स हैं कि कंपनी की एम्प्लॉयज़, वो तो उनके अंदर के लोग हैं ना, बाहर के तो हैं नहीं, तो इसलिए वो लोग भी इंटरनल फैक्टर में आएंगे, ऑल द एम्प्लॉयज़, और उनका मोटिवेशन बढ़ाना भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ताकि आप सक्सेस अचीव कर पाओ। ओके, तो टाइम टू टाइम उनको आप मोटिवेट करते रहो, बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स होते हैं वो मोटिवेट करें, सेमिनार्स लें, ट्रेनिंग दें और बोनस दे सकते हैं उनको, सो दैट they work hard and you can achieve success for your business. Okay, सो ये तो थे आपके इंटरनल फैक्टर्स जो कि माइक्रो इन्वायरमेंट के थे। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल मतलब जो बिज़नेस फर्म से बाहर के लोग हैं लेकिन उनसे बिज़नेस का डायरेक्ट कांटेक्ट होता रहता है टाइम टू टाइम। वो फैक्टर्स, वो लोग, वो फोर्सेस कौन से हैं? जैसे कि पहला आपका है कस्टमर्स। कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बिज़नेस के लिए, उसके एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि वही लोग होते हैं जो आपकी सर्विसेज लेंगे, जो आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, और उनकी डिमांड को फुलफ़िल करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे कि अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि कोई पेपर कंपनी है, तो पेपर कंपनी का जो मार्केट स्ट्रक्चर होगा, जो कि उसके कस्टमर्स होंगे, वो कौन होंगे? हम स्टूडेंट्स होंगे, है ना, आप लोग होंगे जैसे, और कौन होगा? टीचर्स हो सकते हैं। जितने भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके कस्टमर्स हो जाएंगे। इसी तरह इट डिपेंड्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस कि कस्टमर की डिमांड्स कैसी हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, और उन्हें टाइम टू टाइम फुलफ़िल करना ये कंपनी का बहुत बड़ा एक रोल है, और उसी से आपकी प्रॉफिट डिपेंड करता है और आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। तो आपको डिमांड के अकॉर्डिंग, साइज़ ऑफ द मार्केट, प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस को ग्रो कराना है। देन आता है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स अगेन ये भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये बिज़नेस के बाहर लाई करते हैं हमारे, बट हमें डायरेक्टली हमें इनसे कांटेक्ट होता ही रहता है, क्योंकि हमें ये ध्यान देना है कि हमारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, और वो
हमारे बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं, वो हमारे जैसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हमारे जैसी सर्विसेज बना रहे हैं, तो हम उनसे क्या अलग कर सकते हैं और क्या अलग अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, सो दैट हम इस कंपटीशन से थोड़ा बच पाएँ और अपने बिज़नेस को आगे ले जा सकें। देन आता है सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं? फ्रॉम whom वी गेट और द कंपनीज गेट रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ द कंपनी। जो भी रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल की, सामान की, गुड क्वालिटी लेवल, वो हम इनसे लेते हैं। देन नेक्स्ट फैक्टर इज मिडिल मैन और द जो एजेंसीज होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं, जो आपके बिजनेस की और एम्प्लॉयज़ की कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट लिंक मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके, और आपका सामान को सेल कराने में, प्रोडक्ट्स को सेल कराने में, सर्विसेज को सेल कराने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन फाइनेंसियर्स। फाइनेंशियर्स आपके जो होते हैं, जैसे कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, तो अगर आपको उनसे कुछ लोन लेना है, फाइनेंस करवाना है, या आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो आपको फाइनेंशियर्स की हेल्प लेना पड़ जाता है। ठीक है। देन पब्लिक अगेन सबसे बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर है। इसमें तो सब लोग आ जाएंगे, सारे लोग आ जाएंगे जिनका एक्चुअल में या फिर पोटेंशियली इंटरेस्ट है कंपनी में, और वो किसी न किसी तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कोई अफेक्ट डालते हैं, कुछ रोल प्ले करते हैं, तो वो सारे लोग इसमें आ जाएंगे। बी इट एनीवन, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई और हो, तो पब्लिक के अंदर वो सब आ जाएंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके ये थे माइक्रो इन्वायरमेंट के। नाउ कमिंग टू मैक्रो इन्वायरमेंट, और उसके फैक्टर्स तो नहीं कह सकते हैं, ये उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं बहुत। सो जो पहला कंपोनेंट आपका है वो है इकोनॉमिक, देन सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। तो 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं आपके मैक्रो एनवायरनमेंट के, एंड लेट अस नाउ स्टडी ऑल ऑफ देम इन डिटेल। सो पहला जो कंपोनेंट है मैक्रो एनवायरनमेंट का, वो है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, उसके फैक्टर्स या फोर्सेस देखते हैं, उसके पॉइंट्स देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आएंगी। जैसे हमने बात किया था कि इकोनॉमिक इज़ रिलेटेड टू समवेयर मनी और मॉनेटरी टर्म्स, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि मैक्रो एनवायरनमेंट में ये कैसे अफेक्ट हो रहा है बिजनेस में, कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक सिस्टम का नेचर क्या है। ओके, सो वो बहुत ज़रूरी है। सो इकोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी राइट्स कैसे हैं आपकी कंट्री में, कैसे राइट्स चल रहे हैं, आपके ओनरशिप राइट्स कैसे हैं, 5 ईयर प्लान्स कैसे हैं, जो 5 ईयर प्लान्स हर बार आते हैं उसमें क्या है, क्या उसको हम जैसा प्लान कर रहे हैं वैसा अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, इकनॉमी कितनी ग्रो हो रही है, क्या डेवलपमेंट प्रोसेस है इकनॉमी का। ओके, देन आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं और वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हर साल और हर टाइम टू टाइम आती रहती हैं, उसमें रेट्स चेंज होते हैं कि क्या बैंक रेट होना चाहिए, डिस्काउंट रेट होना चाहिए, तो वो अफेक्ट करती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकनॉमी, दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। देन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, कौन कितना कैसा काम कर रहा है, क्या ऑक्यूपेशन है इकनॉमी में लोगों की। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, पावर कैसा है एक इकनॉमी में, उसके जो आपको मिलनी चाहिए सारी फैसिलिटीज़ वो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। देन फंक्शनिंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, लाइक डिमांड एंड सप्लाई है अगर कंट्री में जो भी किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसको प्राइस कैसे फिक्स होना है, कैसे उसको एडजस्ट करना है, कब वो चेंज होगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एक फैक्टर बन जाता है। देन कमिंग टू सोशल एनवायरनमेंट, दैट इज़ अनदर कॉम्पोनेंट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। तो उसमें आपका आ जाता है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। डेमोग्राफी इज़ रिलेटेड टू पॉपुलेशन, ओके, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स में आपके क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन का साइज़ कैसा है, मतलब कितनी पॉपुलेशन है,
जेंडर क्या है, मींस कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, उनकी कितनी पॉपुलेशन है, कितनी मेल पॉपुलेशन है कितनी फीमेल पॉपुलेशन है, एज ग्रुप डिविजन्स के अकॉर्डिंग कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपकी डेमोग्राफिक ट्रेंड्स में आ जाएगी। अर्बन में कितनी पॉपुलेशन है, रूरल में कितनी पॉपुलेशन है, वो सब। देन आ जाता है सोशल एटीट्यूड। सोशल एटीट्यूड है या कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, किसी भी तरीके का जो लोगों का थॉट प्रोसेस है करने का और अपनाने का, मान्यताएं जो हैं वो कैसी हैं। एक इन्वायरमेंट उसमें भी चेंज होता रहता है ना, बिजनेस उसमें भी चेंज होता रहता है उस अकॉर्डिंग, सो वो भी ध्यान देना होता है। फैमिली वैल्यूज़ कैसी हैं, लोगों के थॉट्स कैसे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, कैसी उनकी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कस्टमर्स ही तो बन जाते हैं बिज़नेस के, तो बिज़नेस एनवायरनमेंट में वो भी आ जाते हैं। एजुकेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, लेवल कैसा है, क्या लोग अपने राइट्स के बारे में अवेयर हैं नहीं हैं, वो ध्यान देना है, वो इसी के अंदर आता है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देन कल्चर, और आपका कह सकते हैं कल्चर ट्रेडिशंस क्या हैं, कस्टम्स कैसे चलते हैं, क्या रिचुअल्स, जैसे कि पहले हमने बात की कि कैसे फॉलो कर रहे हैं, वो सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट बनता है। देन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल, यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय द नेम ऑल्सो, इट्स ऑल रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। क्या चेंजेस आ रहे हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, डेली हम देखते हैं कुछ नया नया मिलता रहता है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को अपने चेंज करना होता है अपनी पॉलिसीज़ को, और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को जल्द से जल्द आजमा लेना चाहिए। देन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से तुरंत अडॉप्ट कर लेना चाहिए उनको, एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी सीख लेनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को कि कैसे आप न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहा है उसको खुद भी यूज़ करना चाहिए। देन तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है और ये इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। देन आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इज़ रिलेटेड टू ऑल पॉलिटिकल थिंग्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे हम इंडिया के हैं तो इंडिया में कैसा है, वहाँ की पॉलिसीज़ क्या है, सिस्टम क्या चल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, क्या पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरीके की हैं, उनके रूल्स क्या हैं, हर स्टेट टू स्टेट डिफरेंट रहता है, रीजन टू रीजन डिफरेंट रहता है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस अफेक्ट होता है। स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कितनी है उस स्टेट में, उस पर्टिकुलर एरिया में, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस अपने उस अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं बिजनेस में। पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो डिफरेंट इन्वॉल्व होते हैं उन्हें भी हमें साइड में ध्यान देते हुए चलते रहना है। और कंट्री रिलेशंस कैसे हैं, जिस कंट्री में आप बिज़नेस कर रहे हो उसके दूसरी कंट्रीज से कैसे रिलेशंस हैं, आप अपने बिज़नेस को कितने आगे तक ग्रो कर सकते हो, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है यहाँ इस पार्ट में। Then the last component of macro environment is legal environment. Legal is related to laws. Lawful बहुत होना चाहिए आपका बिजनेस, तो environment में भी ये business environment से affect होता है, तो legal business करना चाहिए। Rights and duties of citizens क्या हैं वो सबको awareness होनी चाहिए। Flexibility of laws means laws कैसे अपने आप में adjust हो रहे हैं टाइम टू टाइम और हम उसको कैसे फॉलो कर पा रहे हैं एज अ बिजनेस ओनर, वो ध्यान देना होता है। लॉज रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशंस क्या हैं, हर टाइप के बिजनेस के अपने अलग लॉज बने हुए हैं और उन्हें फॉलो करना पड़ता है। आप डिपेंड करता है आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो। एजुकेशनल बिजनेस जो होता है उसके अलग लॉज बने होते हैं, अगर आप किसी प्रोडक्ट का बिज़नेस कर रहे हो उसके अलग लॉज बने होते हैं, तो इट्स डिफरेंट फॉर एवरी टाइप ऑफ बिज़नेस और फर्म और कंपनी। देन जुडिशियल सिस्टम कैसा है आपकी कंट्री पे, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं बिज़नेस आपके बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए हमें हमारे बिज़नेस एनवायरनमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बी इट माइक्रो एनवायरनमेंट और बी इट मैक्रो एनवायरनमेंट। ओके, नाउ वी आर हेयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर। जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है स्वॉट एनालिसिस। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में, आपके स्कूल्स में भी, हर जगह इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आगे भी बहुत काम आता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से अ टेक्निक फॉर ऑल बिजनेसेस जो उनको बहुत हेल्प करती है ग्रो करने में। स्वॉट जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है किसका, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट।
S से आपका स्ट्रेंथ हो गया, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी एंड T से थ्रेट, तो बन जाता है स्वॉट। और उसका एनालिसिस करना, उसकी स्टडी करना, उसके बारे में जानना, उस पर रिसर्च करना इज व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस। सो इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टेक्निक विच इज़ यूज टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन identify its strength, weakness, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ओके, इससे क्या होता है, इस तरह की स्टडी करने के बाद एक कंपनी को, एक फर्म को उसकी क्या वीकनेस है, क्या थ्रेट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटी हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वो पता चल जाती हैं। इसका उल्टा भी आप बोल सकते हो, टोज बोल सकते हो, TOWS। द फुल फॉर्म विल रिमेन द सेम, T से थ्रेट, O से अपॉर्चुनिटी, W से वीकनेस और S से स्ट्रेंथ। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेंथ क्या होती है। तो किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ वो होती है जो कंपनी का एक एडवांटेज होता है, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज जो वो गेन कर सकती है, उसकी जो कैपेबिलिटी होती है कंपनी की, वो हो जाती है आपकी स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ का एक अगर आपको मीनिंग बताना है, सो इट इज़ द केपेबिलिटी ऑफ द कंपनी टू गेन स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, किसी भी तरीके की एडवांटेज जो मार्केट में उसे मिल रही है, अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट मिल रही है, या उस वक्त मार्केट सिचुएशन ऐसी है जो वो एडवांटेज उठा पाए, तो वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, वो सारी चीज़ें जो कंपनी बहुत अच्छे से कर सकती है, जिसमें वो यू कैन से एक्सपर्ट है, या जो उनकी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो वो उसमें अप्लाई कर सकती हैं, तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है, वो कंपनी की स्ट्रेंथ बन जाती है। सारे टैंजिबल एसेट्स उनके स्ट्रेंथ ही होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनका कैपिटल, कितनी बड़ी कैपिटल है, कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी उनकी स्ट्रेंथ में आ जाता है। ठीक है, वीकनेस क्या होता है, स्ट्रेंथ को अपोजिट आप कह सकते हो वीकनेस हो सकता है। जैसे कि स्ट्रेंथ में एक एडवांटेज मिलता है, तो वीकनेस में लिमिटेशन हो जाती है। लिमिटेशन मीन्स डिसएडवांटेज हो जाता है कंपनी का, ऐसा कुछ सिचुएशन जिससे कंपनी डिसएडवांटेज क्रिएट कर रही है, या फिर वो उस चीज़ में लैक हो रही है, पीछे है कहीं ना कहीं, उस चीज़ को वो उतनी जल्दी यूज़ टू नहीं हो पाई है। ओके, तो लिमिटेशन ऑफ द कंपनी विच क्रिएट्स डिसएडवांटेज इज नोन एज वीकनेस ऑफ दैट कंपनी। और इसमें क्या आ जाएगा, जितनी भी चीज़ें जो आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, जितनी भी चीज़ें किसी बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स उससे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं और बिजनेस नहीं कर पा रहा है, तो वो उसकी वीकनेस है, क्योंकि वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है उस चीज़ में, उस फील्ड में, देन इट बिकम्स द वीकनेस। या फिर फीचर्स योर ऑर्गेनाइजेशन लैक्स, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नेसेसरी हैं बिजनेस के लिए, बट उसके पास उसकी कमी है, वो अभी उस चीज़ में पीछे है, देन इट बिकम्स द वीकनेस। अपॉर्चुनिटी क्या होती है, तो अपॉर्चुनिटी इज़ द फेवरेबल कंडीशन फॉर अ कंपनी टू एनहांस इट्स पोजीशन। फेवरेबल कंडीशन मीन्स जो उसके फेवर में है, मीन्स उसके लिए प्लस पॉइंट है एक तरीके से, और उसको तुरंत यू कैन से कि ग्रैब कर लेना चाहिए उस कंपनी को, ताकि वो अपनी पोजीशन को और अच्छा बना सके, इम्प्रूव कर सके, ग्रो कर सके। ठीक है, तो अब जैसे कि एग्जांपल में क्या हो गया, इमर्जिंग नीड्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जैसे ही किसी बिजनेस एनवायरनमेंट में ये आपको खबर मिलती है एक फर्म को कि नया प्रोडक्ट्स की नीड आ रही है, बहुत ज़्यादा उसकी सर्विसेज की नीड है, तो आप उसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी ले सकते हो और तुरंत उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हो, सो दैट जब कस्टमर्स को उसकी नीड है और वो उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो आप एज अ बिजनेस ओनर उन्हें तुरंत सेटिस्फैक्शन दे पाओ, जिससे कि अपनी कंपनी ग्रो करे, आप अपनी पोजीशन बना पाओ अपने कॉम्पिटिटर्स से पहले। ओके, जैसे कि दूसरा एक और एग्जांपल है अपॉर्चुनिटी में ही कि फ्यू कॉम्पिटिटर्स हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अभी मार्केट में बहुत कम कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आप तुरंत ग्रो कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकते हो मार्केट में, जो कस्टमर्स जिससे खुश हों, सेटिस्फाई हों, या जो रिक्वायरमेंट है मार्केट की उन्हें फुलफ़िल कर सको। तो ठीक है, तो ये आपका था एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब थ्रेट की बात करते हैं। थ्रेट क्या होगा, थ्रेट आपका अपॉर्चुनिटी का अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि अपॉर्चुनिटी फेवरेबल कंडीशन है, तो थ्रेट अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है किसी भी बिजनेस की, जो कि बिजनेस को कोई भी घाटा, कोई लॉस, कोई डैमेज कॉज कर सकती है। ठीक है, और उसकी पोजीशन को लॉस हो सकता है, उसकी पोजीशन डाउन हो सकती है, गुडविल डाउन हो सकती है, तो वो थ्रेट होती है। एनी अनफेवरेबल कंडीशन दैट कैन क्रिएट
damage for a position of a company or can create losses that becomes threat. Okay, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आप अपनी जो कंपनी है उसे ग्रो नहीं कर पा रहे हो, उसकी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आपको लॉसेस हो रहे हैं, आप प्रॉफिट्स में ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहे हो क्योंकि कॉम्पिटिटर्स इतने ज़्यादा हैं, वो आपसे पहले आगे बढ़ जा रहे हैं. देन चेंजिंग एनवायरनमेंट इज़ अगेन अ वेरी बिग थ्रेट फॉर ऑल द बिजनेसेस बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग. हमने पहले ही पढ़ा था स्टार्टिंग में ही पार्ट 1 में भी कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक नेचर का है, वो फिक्स नहीं रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो वो बिजनेसेस के लिए थ्रेट बन जाता है क्योंकि फिर वहाँ से प्रॉब्लम होने लगती है. तुरंत चेंजेस होते हैं, रैपिड चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में और तुरंत उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना होता है. सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये तो था आपका स्वॉट एनालिसिस. और स्वॉट एनालिसिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एनी बिजनेस. उसको स्टडी करने के लिए उसका सिस्टमैटिक स्टडी अगर हो जाए अच्छे से तो एक बहुत अच्छी अप्रोच है आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए. और आप का जो बिज़नेस होता है, किसी भी कंपनी का जो एक अचीवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है. ओके, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट. So in case if you have any doubts related to the topic, you can ask in the comment section. Part 1 जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके Part 1 देख सकता है इस टॉपिक का. एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.